हे गाइस, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, थंबनेल से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कुछ ऐसे तथ्य या मैं ऐसा कहूँ कि जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी एमएससी में आए हैं, जिनकी बीएससी हुई है, तो उनके करियर के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या सीएसआईआर अगर उन्होंने पहली बार नाम सुना है तो वो क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं सीएसआईआर नेट के कि क्या क्या आप लोग क्या क्या मिल सकते हैं इससे। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी आए हैं, जिनकी अभी अभी जान पहचान हुई है सीएसआईआर वर्ड से। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिक्वेस्ट है, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयरिंग कर दीजिए एक बार क्लास की। ठीक है। दोस्तों, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि सीएसआईआर ये जो वर्ड है ना दोस्तों, सीरियसली बता रही हूँ कि ये एक ऐसा वर्ड है जो मतलब हर जगह जाना जाता है, पहचाना जाता है अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, या कैसे भी मैं कहूँ तो ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये गवर्नमेंट फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये अपने थ्रू एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसकी वजह से इनको हायर रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं वो मिलते हैं। और फिर गवर्नमेंट फंडेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें का मतलब क्या हो गया, रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, या मैं कहूँ कि आपके कॉलेज लेक्चरर्स जो जॉब्स निकलती है, हायर लेवल्स की जॉब, जैसे कॉलेज लेक्चरर्स हुआ, या फिर अगर आप चाहते हैं पीएचडी में एनरोल, तो ये बहुत इजीली इस एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं। एलिजिबल का क्राइटेरिया होता है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इसका नाम बताया। क्या है इसका नाम? काउंसिल इन साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, तो ये आप लोगों का बेसिकली सीएसआईआर की फुल फॉर्म है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये अगर आप देखना चाहो तो ये क्या है, इसकी जो रैंक है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिसिटी एंड फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। यानी लार्जली फंडेड आप लोगों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का, जो आप लोगों के लिए सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर फ्रेंड्स इसमें देखा जाए ना, तो इन जनरल हम लोग 5 सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से क्लासीफाई करना चाहो तो इसमें जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो है केमिकल साइंस आप लोगों के लिए, मैथमेटिकल साइंस आप लोगों के लिए, फिजिकल साइंस आप लोगों के लिए, लाइफ साइंस, इसके अलावा आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग साइंस, इसको थोड़ा सा अलग से हम लोगों ने ले लिया। और लास्ट होता है आप लोगों के लिए अर्थ साइंस। ठीक है, इसमें एनवायरनमेंट और वो सब। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए 6 सब्जेक्ट, वैसे हम 5 ही पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग साइंस को हम लोग एक तरह से मैथ्स में ले लेते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल देखना चाहें तो ये 6 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इन्वॉल्व होते हैं। और इन सभी की क्लासेस आप लोगों के लिए सीएसआईआर नेट चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ तक कि हम लोगों ने लाइफ साइंस के लिए एक अलग से चैनल और बना दिया है, अकेडमी लाइफ साइंस चैनल। आप वहाँ पर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप वहाँ पर क्लासेस ले सकते हो। केमिकल साइंस, फिजिक्स एंड मैथ्स की क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू चली रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जितने भी एमएससी मतलब जितने भी साइंस स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप दे सकते हो। तो क्राइटेरिया को जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब आप लोगों के पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप लोग बीएस हो सकते हो, 4 ईयर्स प्रोग्राम अगर आपने किया है बीएस का, या बीई किया है, बीटेक किया है, बी फार्मा किया है, एमबीबीएस किया है आप लोगों ने, या फिर इंटीग्रेटेड बीएस एमएस कोर्स किया है आप लोगों ने, एमएससी करी है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप जानना चाहें तो इंटीग्रेटेड एमएससी एमएस एंड पीएचडी कोर्स, सॉरी इंटीग्रेटेड एमएससी भी होता है, एमएस एंड पीएचडी कोर्स होता है, उसमें आप लोग हो तो आप तभी भी एलिजिबल हो। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसमें आप एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख सकते हो अपना। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो आप लोग जिनकी ये जितने भी मैंने बताया अभी तक, जितनी भी वर्डिंग बताई, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर एमएससी में रेंज में देखा जाऊँ तो लगभग आपके ज़्यादा भी नहीं तो 55% मार्क्स आपके मांगते हैं।
फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। SC ST के लिए 5% रिलैक्सेशन है, वो 50% मार्क्स के लगभग एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। SC ST हो गए, आप लोगों के लिए फिजिकल हैंडीकेप हो गए, और OBC के लिए भी 55 के लगभग ही रहता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। फिर इसके बाद में अगर आप लोगों ने सिर्फ MSc कर रखी है ना, 10+2+3 ये आप लोगों ने कर लिया, यानी 12th प्लस आप लोगों ने BSc ये कंप्लीट हो चुकी है, आप MSc में आए हो, है ना। सपोज दैट आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो लाइफ साइंस से हो, चाहे आप लोग केमिकल साइंस से हो, फिजिक्स से हो, जिस भी फील्ड से आप लोग हो, MSc में आप लोग आए हो, तो आप लोगों का अगर मान लो MSc में अभी अभी एनरोल हुआ है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिजल्ट अवेटेड का, तो RA, ठीक है, रिजल्ट अवेटेड का RA, ठीक है। तो आप लोग ये ऑप्शन भरकर भी आप लोग इस फॉर्म को आप लोग इसको भर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेसिकली CSI नेट के कैसे कैसे होते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम कब कब लगते हैं। तो दोस्तों इसके 2 एग्ज़ाम लगते हैं पूरे साल में। हाल फिलहाल अभी कोरोना हुआ था, इस वजह से नहीं लग पाया दिसंबर का एग्ज़ाम, बट इसके इन जनरल आपके 2 एग्ज़ाम चलते हैं, जो एक चलता है जून में और दूसरा एग्जाम चलता है आपका दिसंबर में, यानी 6 मंथ्स में 6 मंथ के पीरियड में आपके एग्जाम्स होते हैं, यानी एक साल में 2 एग्जाम्स आप लोगों के लिए बेसिकली हो जाते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि चलो ठीक है एग्जाम लग गया, अब बात करते हैं कि JRF के लिए कितनी एज होनी चाहिए, एज लिमिट एक होते हैं। तो JRF के लिए अगर मैं एज लिमिट बोलना चाहूँ तो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, JRF के लिए आपकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 28 ईयर्स की फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। LS के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, आप 50 साल के हो तो भी आप ये एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो JRF के लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है या कोई SC ST में से बिलोंग करता है, तो आई थिंक उनको 5 ईयर्स का इनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग भर सकते हो। इसके अलावा फीमेल जो एप्लीकेंट है उनको भी 5 ईयर्स के लगभग रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो एज में एज लिमिट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपके सर्टिफिकेट देखा जाए, एग्जाम के बाद में हमें जो डिग्री मिलती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो किस चीज़ का मिलता है। 2 तरह के सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। एक होता है नेट का, नेट LS का, एक होता है नेट JRF का, ठीक है। ये 2 तरह के सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए होते हैं, एक नेट LS का होता है, एक नेट JRF का होता है, ठीक है। तो नेट LS की अगर मैं बात करती हूँ या नेट JRF की बात करती हूँ, पहले हम लोग इससे समझते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ नेट LS क्या होता है, नेट JRF क्या होता है, राइट। तो ध्यान से सुनना आप लोग, मेरी बात। तो नेट LS क्या होता है दोस्तों, आप लोग लेक्चरशिप के लिए अवेलेबल हो जाते हो, ठीक है। और नेट JRF क्या होता है, आप लोगों को फर्दर स्टडी भी आप लोग कर सकते हो। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी कैसे कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पे, बेसिकली उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए नेट LS और नेट JRF में जो स्कोर होता है ना, उसमें डिफरेंस होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। यानी नेट JRF का स्कोर थोड़ा हाई मांगता है और नेट LS में नॉर्मल जो ग्राउंड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेरिट में और फर्स्ट डिवीजन में जो अंतर होता है, वही JRF में और LS में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप लोगों ने नेट JRF का फॉर्म फिल किया है, मतलब आप लोगों ने वहाँ पे लिखा है नेट JRF, तो अगर मान लो इन केस आपका JRF नहीं होता है और आपके जो मार्क्स है ना वो नेट LS के बराबर आ जाते हैं, यानी लेक्चरशिप के बराबर आ जाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है LS वाला। लेकिन इन केस अगर आपने फिल किया है नेट LS का और आप JRF मतलब आपकी JRF निकल गई, मतलब आप JRF वाली रैंक पहुंच गए, तो सॉरी गाइस, इसके लिए आपको वो JRF वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप JRF करते हैं तो LS ऑटोमेटिकली माना जाता है। समझ गए मेरी बात, आई थिंक डन हो गई होगी आपको, है ना, क्लियरिफिकेशन आ गया होगा आपको। अब ध्यान से सुनिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती है, बेसिकली LS और JRF में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। तो पहली होती है कि टीचिंग दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चरशिप दोनों को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो भी दोनों कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी एंड PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी JRF एलिजिबिलिटी मानी जाती है। इसके अलावा जो भी आप लोगों के जितनी भी टाइम PhD चलेगी, फुल्ली फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को, ठीक है ना। आपकी पूरी PhD थ्रू आउट PhD आपको फुल्ली फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने वाला है। और बाकी और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बाकी LS अगर आप कर लेते हैं तो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। जो आप भी RPSC की जो पोस्टेज निकली हुई है आप उसके लिए एलिजिबल है, एंड आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, राइट। अब बात करते हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड आता है, या मैं मान लूँ कि अगर आपकी JRF हो जाती है तो वो कब तक वैलिड रहती है, या आपकी LS हो जाती है तो वो कब तक वैलिड रहती है। तो दोस्तों
बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो JRF जो है आपकी 2 साल तक वैलिड रहती है। 2 साल कैसे? फॉर एग्जांपल आज आपका स्कोर कार्ड आया, ठीक है, आज आपको पता चल गया आपकी JRF क्लियर हो गई है, ठीक है, तो आज से लेकर अगले 2 साल तक सेम तारीख तक आपकी JRF वैलिड रहेगी। उससे पहले पहले एंट्रेंस एग्जाम में जाओ और PhD में जाओ और एनरोल हो जाओ, ताकि एक तरह से मतलब एक थोड़ा सा टाइम मिल सके अच्छा सा वाला, ठीक है। और इसके बाद में मैं बात करती हूँ आपकी LS के लिए। तो अगर लेक्चरशिप की सिर्फ लेक्चरशिप आपको लोगों को मिलती है तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग आप लोगों के लिए चलती रहती है, यानी अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो दैट आप नेट क्वालिफाइड है, वो आप लोग मतलब लाइफ लॉन्ग तक जब तक आप हैं तब तक आप नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ क्वेश्चन पैटर्न की या क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो आपके 3 पार्ट्स में आपके पेपर आता है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा ना 2 पेपर लगता है 3 पेपर, नहीं दोस्तों, एक ही पेपर लगता है। इसी में अलग अलग पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इसमें जो पार्ट A जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, यानी बेसिकली क्वेश्चन जैसे रीजनिंग हो गए, आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मैथ आ गई, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अब मैं बात करूँ अगर आपके पार्ट B की, तो पार्ट B में एक तरह से आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट B एंड C आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ही होता है, लेकिन पार्ट B की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग का मतलब जो आपके टॉपिक में से रीजनिंग बन सकती है कि अगर ऐसा हो गया तो अब आंसर क्या आने वाला है, तो उस टाइप के क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और पार्ट C में आप लोगों के लिए अच्छे खासे मतलब दिमाग दौड़ाने वाले क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे थ्योरी पेपर वाले अच्छे खासे लेंथी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ 0.5 आप लोगों के लिए A और B पार्ट में 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि C पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर जाता है हमारा पूरा, ठीक है। सही करोगे तो 4 नंबर, गलत करोगे तो 1 नंबर पूरा गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ क्वालिफाइंग के लिए, बेसिकली स्टूडेंट्स की क्वेरी यही आती है कि ना मैम कितने नंबर आएंगे जब हम क्वालिफाई होंगे, कितने नंबर आएंगे जब हम क्वालिफाई होंगे। तो बेसिकली एक आप लोगों के लिए एवरेज वैल्यू या एक एरिया लेकर मैं चल रही हूँ कि जिसमें आपको मैं ये बोलूँगी कि अगर LS आपका क्वालिफाई होता है तो उसके लिए 105 या 103 to 5 आपको मार्क्स चाहिए, लगभग इतने मार्क्स तो आपको आने ही चाहिए। तब आपके LS के लिए आप सेफ साइड आप बोल सकते हो कि हाँ भाई इतने मार्क्स आ गए देन हम लोग सेफ हैं, ठीक है। तो मैं LS के लिए मैं ये लिख देती हूँ 103 to 105। बेसिकली अगर ये मार्क्स आपके आते हैं तो एक मान सकते हैं हम लोग आपका LS हो सकता है, ठीक है। अगर JRF के लिए मैं जाना चाहूँ तो JRF में आप लोगों के लिए लगभग 130 आपके इतने मार्क्स तो इसको चाहिए। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा ही आता है JRF और LS के बीच में। तो आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी CSIR नेट के जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और मेनली ये है कि दोस्तों आप कमर कस के तैयार हो जाओ और कुछ नहीं देखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, इधर उधर नहीं देखना है हमें। जो भी है आज है अभी है, तो फटाफट से तैयार हो जाइए एंड श्योर करिए कि आपका इस बार हो जाए, क्योंकि आप जिस सीट पे बैठे हो अभी आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आपकी जो इमोशंस है उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स के, आपके एजुकेटर्स के, सभी के इमोशंस हैं कि आप वो चाहते हैं आप ये एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई करें एंड एक मतलब एक सेटल्ड हो जाए अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ उनको निराश मत करिए, अपना पूरा 100% दीजिए। नहीं होता है वो बात की बात है, अपनी कोशिश में अपनी मेहनत में कभी भी कमी मत रखो दोस्तों, ओके। एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, मैक्सिमम शेयरिंग कर दीजिए। बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी अभी तैयारी में आए हैं, जिन्होंने वर्ड सुना है CSIR क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, क्या क्या हमें करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें बाद में मिलेगी अगर हम क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि मैं अगर बोलती हूँ MSc अगर आपने क्लियर कर ली, अब कई ऑप्शंस आप लोगों के दिमाग में होते हैं, वैसे ही अपनी CSIR क्लियर कर लिया, अब क्या करना है हमें आगे, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिलने वाली है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लगती है, क्लासेस अभी रेगुलर चल रही है, स्टीरियो केमिस्ट्री बेस में आपकी क्लासेस मैं ले रही हूँ रेगुलर 3 PM। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है दैन प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है वहाँ पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आप मुझे ज्वाइन करिए, रिचा लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए और ये रेफरल कोड आपको 10% ऑफ दिलाएगा आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो प्लीज़ बिना किसी देर के, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे आप मुझे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, ओके। ये मेरा शेड्यूल है क्लासेस का, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी राइट नाउ आपकी जो क्लास चल रही है वो स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ड आपकी क्लासेस चल रही है, राइट। ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ड आपकी क्लासेस चल रही है।
तो प्लीज़ मिस मत करिएगा। बहुत बहुत मेहनत लगी है ये शेड्यूल बनाने में, हर चीज़ को देखने में कि आपको इसके बाद में ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इसके बाद में ये। मैं और अमित सर दोनों आपके साथ हैं, बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ एक सिंगल क्लास मिस मत करिए और एक ही गोल रखिए अपनी ज़िंदगी में, जो कि CSIR नेट को क्रैक करना, कुछ भी हो जाए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, एंड थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और उन स्टूडेंट्स को ज़रूर दिखाइए जो MSc कर रहे हैं या जो BSc में हैं, जिनका टारगेट है कुछ बनने का, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है। आपको मतलब आप लोग सोचते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं स्कूल लेक्चरर बन जाए। दोस्तों स्कूल से आगे हमारे कॉलेज है, आपको कॉलेज लेक्चरर बनने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को स्टेबल रखिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब आई थिंक अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा मौका है। CSIR नेट को क्वालिफाई करने के बाद में आपको एक मतलब हमें एक लेवल मिल जाता है कि हाँ भाई हमने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए एंड ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के लिए। फाइनली अभी जो कट ऑफ है वो नहीं आई है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। एंड क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोबारा से आपको रेफरल में बता देती हूँ, रिचा लाइव है, अगर आपको अनअकैडमी पे ज्वाइन करनी है। देखो दोस्तों, सिंगल रेफरल कोड है, आपको मल्टीपल कोर्सेज दिलाएगा। दैट मीन्स ये रेफरल कोड आप लोगों को, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ मेरी ही नहीं, जितने भी एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस मिल जाएगी। ओके, सो प्लीज़ ज्वाइन करिए अनअकैडमी ऐप को एंड सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड यूज़ करना, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे ही आप एंटर करते हो रेफरल कोड, आपको 10% ऑफ भी दिख जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय एंड गुड लक गाइस। थैंक यू। 3 बजे हम आपसे वापस मिलते हैं हमारी क्लास के साथ। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।